एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। आज हम लोग आधुनिक भारत का दो टॉपिक सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, सत्याग्रह शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, सत्य जोड़ आग्रह। यानी कि सत्य और आग्रह शब्द को अगर हम जोड़ दें तो ये शब्द बनता है सत्याग्रह। और सत्याग्रह शब्द का अर्थ ही हो गया है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह। तो सत्याग्रह चलाया था महात्मा गांधी जी ने, ये आप लोग लगभग जानते ही होंगे। फिर भी इस बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। ये प्रश्न पूछता है नॉर्मली कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो सत्याग्रह शब्द सत्य और आग्रह से मिलकर बनी है। इस विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। सत्याग्रह के बल पर ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी एक पेशे से वकील थे और उन्होंने अपनी कुछ पेशे से संबंधित कुछ काम के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्ल भेदी यानी कि जो रंग का, गोरे और काले के बीच जो भेदभाव होता है, वहाँ पे वो काफ़ी अधिक मात्रा में देखे। इसीलिए 1906 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया और इस आंदोलन को चलाने के बाद उन्हें सफलता भी मिली। जब वे पुनः लौटते हैं 1915 ईस्वी में भारत लौटते हैं, तो भारत लौटने के बाद भी वो देखते हैं कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे जगहों पे मजदूरों को, किसानों को काफ़ी ऐसा प्रॉब्लम है जो कि उनके मन में ये आता है कि इसको हटाना जरूरी है। तब जब दक्षिण अफ्रीका में ये आंदोलन उनका सफल रहता है तो भारत वापस आने के बाद 1915 ईस्वी में जब वे भारत लौटे तो 1916 में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह चलाया। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। तो 1916 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान मालिकों के विरुद्ध किसानों को बचाने में पहला सत्याग्रह चलाया गया था। तो यहाँ किसानों को प्रॉब्लम था क्या? प्रॉब्लम था नील की खेती। नील नील शब्द से आप लोग परिचित होंगे। उस नील की खेती करने के बाद किसानों की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी, यानी कि ऊसर हो जाती थी। उस पर किसी और दूसरे प्रकार की खेती होने की संभावना नहीं हो जाती थी, बंजर भूमि में वो परिवर्तित हो जाती थी। तो इस कारण वहाँ के बागान मालिक जो थे वो किसानों का इस प्रकार से शोषण कर रहे थे। वहाँ जबरन किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो गांधी जी ने जब देखी कि किसानों को ये परेशानी है तो इस परेशानी से लड़ने के लिए उन्होंने बागान मालिकों के विरुद्ध 1916 ईस्वी में चंपारण में, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, वहाँ पे पहला सत्याग्रह चलाया। आगे फिर हम बढ़ते हैं कि 1917 में भी उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कहाँ चलाया? तो गुजरात के खेड़ा जिले में, किसानों को करों से मुक्ति दिलाने में। उस समय फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, खेड़ा जिले में फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और जमींदार जो थे वो लगान वसूल करने को तत्पर थे और किसान, गरीब किसान जो थे वो लगान चुकाने के लिए काबिल नहीं थे। तो यहाँ भी उन्होंने किसानों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा और यहाँ भी उन्हें सफलता मिली। आगे 1918 में उन्होंने पुनः सत्याग्रह आंदोलन चलाया। वो चलाया गुजरात के अहमदाबाद जिले में। तो अहमदाबाद जिले में जैसे कि हम जानते हैं कि सूती कारखाने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जहाँ पे कारखाना रहेगा वहाँ किसान नहीं, मजदूरों की काम आता है, मजदूर काम करते हैं कारखानों में। तो यहाँ कारखाना में जो काम करते थे वो मजदूरों को ये परेशानी थी कि उसको उनकी मेहनताना के अनुसार उसका वेतन नहीं मिल पाता था। इस कारण वहाँ के मजदूर परेशान थे। तो महात्मा गांधी ने वहाँ मजदूरों के पक्ष में, वो वहाँ के जो कारखाना के जो मालिक थे उसके विरुद्ध सत्याग्रह चलाया 1918 ईस्वी में और यहाँ भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई और मजदूरों को वेतन में 35% यानी कि 35% की वृद्धि कराने में वे सफल रहे। तो इतने सारे सत्याग्रह जब महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए और सफल भी रहा तो महात्मा गांधी का मनोबल अटूट हो गया कि अब हम आगे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको हम फेस कर सकेंगे और जीतेंगे भी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए उसी समय एक एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। देखिए आप देख रहे होंगे एक पर एक, स्टेप बाय स्टेप। 1916 में पहला सत्याग्रह, 1917 में दूसरा सत्याग्रह और 1918 में तीसरा सत्याग्रह और 18 खत्म होते ही देखिए रॉलेट एक्ट आता है 1919 ईस्वी में। तो ये रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो भारत के लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो जैसे मैंने अभी तुरंत कहा कि रॉलेट एक्ट को हम काला कानून के नाम से जानते हैं। तो काला कानून किसे कहेंगे? जो हमारी भलाई ना कर सके, जो हमारे विरुद्ध हो या हमारे अधिकारों को छीनता हो, तो ऐसे अधिकारों को हम काला कानून कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया था। इस कानून के जरिए राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। इस कानून के तहत हुआ क्या कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसे कुचलने का, यानी कि कहीं भी अगर कोई शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, कोई अगर हड़ताल किया, कोई अगर अपने पक्ष में मीटिंग किया, ग्रुपिंग किया, तो उसके राजनीतिक, इसको जिसको कहते हैं राजनीतिक गतिविधि, उसको कुचलने का अधिकार मिल गया। और तो और 2 वर्ष तक इन कैदियों को बिना कोई दोष के अगर कोई गिरफ्तार कर भी लेता है, उसको गिरफ्तार करने के बाद 2 वर्ष तक उसको कैद में रख सकता था। तो ये अधिकार उसको रॉलेट एक्ट के तहत मिल गया। तो ये कैसा कानून था? ये तो जबरदस्ती थोपने वाली कानून थी, हमारे अधिकार को छीनने वाला कानून था। तो इस कानून के विरुद्ध में भारत में बहुत ही विराट स्वरूप में इसका आंदोलन शुरू हुआ, इसका विरोध शुरू हुआ। और इस विरोध में महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़कर आगे आए और महात्मा गांधी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल से सत्याग्रह चलाने का फैसला लिया। 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी से फैसला लिया और यह चेतावनी भी दी साथ ही साथ कि अगर कानून को वापस नहीं लिया गया तो फिर से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ेंगे, यानी कि हर तरीके से इस कानून को समाप्त करने के पक्ष में थे। अब इस कानून के तहत लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? जब ये कानून आता है तो भारत के लोगों ने इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दी? तो ब्रिटिश सरकार का भांडाफोड़ किया गया, कामगार जो लोग थे वो हड़ताल पर चले गए, उसके बाद शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया और बहुत तरह के विरोध अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शित किए गए। अब जब भारतीय इस प्रकार का विरोध करने लगे तो अंग्रेज अब दमन का रास्ता अपनाने लगी। दमन यानी कि किसी भी प्रकार का अगर जुलूस निकाला जा रहा था तो उस पर पुलिस अंधाधुंध गोलियां चला देती थी, है ना। तो प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया कि स्थानीय लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। स्थानीय जो लोग थे, जो जिस स्तर पर चला रहे थे, विरोध कर रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और तो और 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर ही गोली चला दी और महात्मा गांधी के दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दिया, यानी कि महात्मा गांधी को दिल्ली आने से ही रोक दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर महात्मा गांधी दिल्ली पहुंचे तो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी को ही दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी और मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। अब ये मार्शल लॉ था क्या? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। तो मार्शल लॉ था ये कि अभी आप एक नाम सुने होंगे फिलहाल के डेट पे, कर्फ्यू। कर्फ्यू में क्या होता है? कर्फ्यू में होता है कि आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, एक जगह खड़े होके आप 4 या 5 व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, या फिर रात को शाम होने के बाद फिर आप बाहर घूम फिर नहीं सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब ये परिस्थिति ये बन गई रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कि भारत के लोग भी विरोध जताना शुरू कर दिए और फिर प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेज भी इसके विरोध में आकर जुलूस को कुचलने लगे, गोलियां चलाने लगे, यानी कि कुल मिला के इनका दमन करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति, जब विकट परिस्थिति हो गई देश में, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। तो मार्शल लॉ लागू करने के बाद जब जनरल डायर ने कमान संभाली, तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सुनी होगी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में यही जनरल डायर ही थे जिन्होंने उस बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। तो आगे जब भी हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो आगे जलियांवाला बाग पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।